सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम नगेंद्र की बुक का पृष्ठ संख्या 38 का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ का क्या कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए प्रायः 4 पद्धतियों का अवलंबन लिया गया है। पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण इतिहास का विभाजन 4 युगों अथवा काल खंडों में किया गया है। यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं कि हमने जो मुख्य रूप में जो काल विभाजन किया है वो हमने 4 भागों में किया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल द्वारा और उनके अनुसरण पर नागरी प्रचारणी सभा के इतिहासों में इसी को ग्रहण किया गया है। अब हमने पहले पढ़ा था कि बहुत सारे काल विभाजन किए गए हैं। किसी ने पूर्व मध्यकाल कर दिया, किसी ने प्रारंभिक काल बोल दिया, किसी ने अलंकृत काल बोल दिया रीतिकाल को। लेकिन मुख्य रूप से हम मोटे तौर पर देखें तो काल विभाजन 4 ही मुख्य तौर पर किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यहाँ पर नगेंद्र जी कह रहे हैं कि शुक्ल जी के बारे में बता रहे हैं अब थोड़ा, कि शुक्ल जी और नागरी प्रचारणी सभा, इन्होंने भी जो इतिहास ग्रंथ लिखा है, शुक्ल जी ने भी लिखा और नागरी प्रचारणी सभा के इतिहासों में भी मेन इन्हीं को ही मुख्य मानकर किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब देखिए दूसरे क्रम के अनुसार केवल 3 युगों की कल्पना ही विवेक संवत है। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं काल विभाजन तो 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो केवल 3 युगों की कल्पना ही इसमें विवेक संवत है। कौन कौन से उन्होंने बीच में से रीतिकाल को निकालकर उन्होंने बोला है कि 3 युगों की ही कल्पना विवेक सम्मत हमें लग रही है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्होंने भक्ति काल को क्या बोल दिया है, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, रीतिकाल को बीच में से इन्होंने अभी नहीं लिया, क्योंकि देखते हैं आगे चलकर कि ये क्या करते हैं, रीतिकाल को किसके अंदर डालते हैं ये। देखिए अब आगे देखिए, भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में इसे ही स्वीकार किया गया है। हिंदी परिषद के इतिहास में भी इसे ही स्वीकार किया गया है, किसको, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल को। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी अपने वैज्ञानिक इतिहास में इसी का अनुमोदन किया। यानी भारतीय हिंदी परिषद और दूसरे गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों को ही मेन माना है। और ऊपर जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक 4 मानने वाले कौन है, शुक्ल जी और नागरी प्रचारणी सभा। ये बात ध्यान रखनी है हमें। आगे देखिए, इसके पीछे तर्क यह है कि मध्यकालीन साहित्य की चेतना प्रायः एक ही है। 19वीं सदी के मध्य में या उसके आगे पीछे उसमें कोई ऐसा मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ जिसके आधार पर युग परिवर्तन की मान्यता सिद्ध की जा सके। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं नगेंद्र जी कि मध्यकालीन साहित्य की चेतना प्रायः एक ही है। 19वीं सदी के मध्य में या उसके आगे पीछे उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो अलग से नामकरण करने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मध्यकालीन साहित्य की चेतना प्रायः एक ही है। यानी इन्होंने कहा कि जो मध्यकाल में था कहीं ना कहीं वो ही थोड़ा बहुत रीतिकाल में भी आया। मध्यकालीन साहित्य की चेतना प्राय एक ही है। 19वीं सदी के मध्य में या उसके आगे पीछे उसमें कोई ऐसा मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंज ही नहीं हुआ कि जिसके आधार पर हमें कहना पड़े, कोई युग का नाम देना पड़े, युग परिवर्तन की मान्यता सिद्ध की जा सके। जैसे संत काव्य, प्रेम आख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य, रीति काव्य आदि की धाराएं पूरे मध्यकाल में 5 शताब्दियों तक अखंड रूप में प्रवाहित होती रही। यानी ये कह रहे हैं, क्यों नहीं इन्होंने रीतिकाल लिया बीच में, ये कह रहे हैं कि मध्यकाल के अंतर्गत ही सारी चीज़ें आ रही हैं। संत काव्य आ गया भक्ति काल के अंतर्गत ही, वहीं उसी में ही प्रेम आख्यान काव्य, वहीं पे राम काव्य लिखे गए, वहीं पर कृष्ण काव्य लिखे गए, वहीं पर कुछ हमने देखा था भक्ति काल में भी कुछ वीर परक रचनाएं भी लिखी गई थी, वीर काव्य भी लिखे गए थे, कुछ नीति काव्य भी लिखे गए थे, तो कुछ रीति काव्य भी इस मध्यकाल के समय अवधि में ही रीति काव्य भी लिखे गए हैं। तो हम क्यों ना अलग से रीतिकाल नामकरण करने के बजाय हम इसी को मध्यकाल के अंतर्गत ही रख लें इसको। तो इसलिए यहाँ पर गणपति चंद्र गुप्त और भारतीय हिंदी परिषद ने ऐसा माना कि मध्यकाल में ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो फिर अलग से रीतिकाल
हमें नामकरण देने की आवश्यकता नहीं है। ये गणपति जी का थॉट है। आगे देखिए, रीति काव्य आदि की धाराएं कहते पूरे मध्यकाल में 5 शताब्दियों तक अखंड रूप में प्रवाहित होती रही। उनमें उतार चढ़ाव अवश्य आए हैं, किंतु मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। कहते उतार चढ़ाव तो जरूर आए हैं, लेकिन कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। हिंदी साहित्य के रसज्ञ प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी का आरंभ से यही मत रहा है। इनका भी यही मत रहा है। जो क्या बोले गए नगेंद्र जी के अनुसार, रसज्ञ और प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है, तो राम प्रसाद त्रिपाठी, उन्होंने भी इसी बात को माना है जो गणपति ऊपर मान रहे हैं। तीसरी पद्धति साहित्य का विभाजन विधा क्रम से करती है। एक कहता तीसरी पद्धति क्या होती है, कहते कि साहित्य का विभाजन विधा क्रम से करती है, एक क्रम से करती है। इसका आधार यह है कि समस्त साहित्य राशि का एकत्र अध्ययन करने की अपेक्षा कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकृत अध्ययन साहित्य शास्त्र के अधिक अनुकूल है। अब ये कह रहे हैं कि साहित्य का विभाजन एक विधा क्रम से ही होता है, एक मतलब कि क्रम से ही होता है। अब इन्होंने क्रम के आगे शब्द क्या लगा दिया है, विधा, यानी कि विधाओं के क्रम से अनुसार। जैसे कहते हैं समस्त साहित्य राशि का एकत्र अध्ययन करने की अपेक्षा आप पूरे साहित्य को एक जगह पढ़ने के बजाय आप उसको किस में बांट, जैसे कविता पढ़ ली, फिर उसमें गद्य साहित्य पढ़ लिया, कि विविध विधाओं को, गद्य में भी विविध आ जाएंगे, नाटक आ जाएंगे, उपन्यास, कहानी, है ना। तो कविता यानी पद्य और गद्य कह सकते हैं हम इसको। कहते कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकृत अध्ययन साहित्य शास्त्र के अधिक अनुकूल है। इस प्रकार के अनेक इतिहास या खंड इतिहास हिंदी में उपलब्ध हैं। कहते इस प्रकार के अनेक इतिहास या आपको खंड इतिहास हिंदी में उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त एक और रिजु पद्धति है, ये है जो शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ मानती है। यहाँ कह रहे हैं कि एक और कालक्रम की पद्धति है, शुद्ध कालक्रम के अनुसार क्या माना जाता है, वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ मानती है। इसमें प्रवक्ताओं का तर्क है, किसी विचारधारा अथवा साहित्यिक दृष्टिकोण का आरोपण करने से परिदृश्य विकृत हो जाता है और यथार्थ दर्शन में बाधा पड़ती है। अतः स्वाभाविक कालक्रम के अनुसार ही सामग्री का विभाजन करना समीचीन है, यानी उचित है। अब यहाँ पर देखिए नगेंद्र जी क्या कह रहे हैं, अगर आप किसी विचारधारा में बंधकर, मान लो आप किसी विचारधारा में बंधकर ही किसी काल का नामकरण कर दोगे तो वो बढ़िया नहीं दिखेगा। कहते विचारधारा अथवा साहित्यिक दृष्टिकोण का आरोपण करने से परिदृश्य क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। आप फिर यथार्थ से दूर चले जाओगे। आपको कालक्रम कैसा करना है, स्वाभाविक करना है। जो उस समय की परिस्थिति रही है, जो उस समय की विशेषता रही है, उस युग में क्या विशेषता रही है, क्या परिस्थिति रही है, उसी को ध्यान रखकर आपको कालक्रम करना है। स्वाभाविक होना चाहिए कालक्रम, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। या किसी की विचारधारा, मान लो किसी की विचारधारा किसी पक्ष को लेकर है, तो आप उसी पक्ष को ध्यान में रखकर, उसकी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उस काल का नामकरण कर दोगे, नहीं। हमने कोई विचारधारा नहीं उसमें डालनी है। हमने क्या करना है, यथार्थ को, हमने क्या करना है, जो यथार्थ उस समय की रचनाएं हुई हैं, उस समय की जो उस युग की प्रवृत्तियां रही हैं, विशेषताएं रही हैं, रचनाओं की प्रचुरता कहाँ किस मात्रा में रही हैं, उन सबको ध्यान में रखकर हमने फिर काल जो विभाजन है वो करना है। नहीं तो फिर यथार्थ चीज़ आप सामने लाने में आपको बाधा डल जाएगी। इस पद्धति का अवलंबन आरंभ में विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कुछ एक इतिहासों में ही आंशिक रूप से किया गया है। ऐसी पद्धति भी कई लोगों ने अपनाई है, विदेशी विद्वानों ने, लेकिन थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं ऐसा किया। इन सभी पद्धतियों के अपने गुण दोष हैं। देखो आप कोई भी पद्धति अपनाओ काल विभाजन में, सबके कुछ ना कुछ गुण होंगे, कुछ ना कुछ दोष होंगे, परंतु यहाँ भी समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही श्रेयस्कर है। नगेंद्र जी कहते हैं कि हमें क्या लेकर चलना है, एक समन्वयवादी दृष्टिकोण लेकर चलना है, कि सबको जोड़ कर लेकर चलना है। जैसा कि हमने पूर्व विवेचन में स्पष्ट किया है, साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग रहता है। आप कोई भी साहित्य का इतिहास लिख रहे हो, उसमें युग चेतना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में साहित्य चेतना भी। युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग रहता है।
युग चेतना मतलब उस समय में क्या हो रहा था, उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, और फिर उसको ध्यान में रखकर क्या साहित्य लिखा गया, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्य विधा दोनों का आधार ग्रहण करना होगा। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको साहित्य के विभाजन में भी आपको ऐतिहासिक कालक्रम को भी ध्यान में रखना है। कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जब हमने पृष्ठ संख्या 35 पर पढ़ी थी, तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार कि मतलब इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं उनको भी ध्यान में रखकर हम कर सकते हैं वर्गीकरण। और साथ साथ में इन्होंने क्या बोला है, साहित्य विधा दोनों को आधार बनाकर, साहित्य विधाओं में नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो साहित्य का विभाजन हम ऐतिहासिक कालक्रम या साहित्यिक विधाओं दोनों को आधार बनाकर करना होगा। साहित्य के कथ्य अर्थात संवेद तत्व के विकास का निरूपण करने के लिए संपूर्ण युगों को आधार मानकर चलना होगा। कहते आपको अगर साहित्य के कथ्य अर्थात संवेद तत्व के विकास का निरूपण करना है तो आपको संपूर्ण युगों को आधार बनाकर चलना होगा। आपको पूरे युगों को क्या करके चलना चाहिए, आधार, किसी एक युग को आधार नहीं बनाना, आपने संपूर्ण युगों पर दृष्टि डालकर फिर ही आपने काल विभाजन करना है। और उसके रूप का विकास क्रम समझने के लिए अलग अलग विधाओं को, बिल्कुल अगर आपने उसका विकास क्रम भी समझना है कि कैसे 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 विकास हुआ, तो आपको उनका अलग अलग विधाओं को भी जानना पड़ेगा कि सबसे पहले कैसे कविताएं आई, फिर धीरे धीरे कैसे नाटक आया, फिर कैसे कैसे उपन्यास आने शुरू हुए। तो ये सब चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेंगी। आगे देखिए, इस समन्विति पद्धति को स्वीकार कर लेने पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या बहुत कुछ हल हो जाएगी। आपके लिए हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन करने की समस्या आती है ना कि कैसे काल विभाजन करें हम, तो वो भी आपकी कुछ हद तक सारी दूर हो जाएगी। आगे देखिए, यहाँ कहते हैं आगे, 7वीं शती से 11वीं शती के बीच रचित ऐसी कृतियां मिलती हैं जिनकी भाषा प्रमुख रूप से हिंदी अर्थात हिंदी की कोई उपभाषा है। यहाँ बात कर रहे हैं 7वीं शती से 11वीं शती के बीच आपको बहुत सारी ऐसी रचनाएं मिल जाएंगी जिनकी भाषा प्रमुख रूप से हिंदी हो गई या फिर हिंदी की कोई अर्थात हिंदी की कोई उपभाषा है। और 11वीं शती तक हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव से प्रायः मुक्त हो चुकी थी। 11वीं शती तक हिंदी किससे मुक्त हो चुकी थी? 11वीं शती तक तो हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी। तो ये याद रखना है कि हिंदी अपभ्रंश से कब मुक्त हो चुकी थी, तो 11वीं शती तक। तो आपको जब आप 11वीं शती का पढ़ोगे ना, तब तक तो आपको हिंदी में अपभ्रंश के शब्द बहुत कम मिलेंगे, उससे पहले बहुत मिलेंगे। उस समय से लेकर 14वीं शती के मध्य तक हिंदी भूभाग के सांस्कृतिक इतिहास का प्रवाह दो परस्पर विरोधी सामंतीय और धार्मिक काव्य धाराओं को लेकर एक नई भाषा की अनगढ़ भूमि पर बहता रहा। अब देखिए, उस समय से लेकर 14वीं शती के मध्य तक, यानी कि 11वीं शती से लेकर उस समय से लेकर 14वीं शती के मध्य तक हिंदी भूभाग के सांस्कृतिक इतिहास का, अब हिंदी में कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए, सांस्कृतिक इतिहास का प्रभाव दो परस्पर विरोधी क्या प्रभाव हुआ, हमें पता है बीच में कौन सा दौर आ गया था, सामंती दौर आ गया था, मुसलमानों का दौर आ गया था, राजाओं का भी दौर आ गया था, और धार्मिक काव्य धाराओं को लेकर एक नई भाषा की अनगढ़ भूमि पर बहता रहा। जो हमारा इतिहास है वो उसमें सामंती प्रवेश भी आने लगा, धार्मिक भावनाएं भी चलने लगी। इसके बाद भक्ति का व्यापक आंदोलन संपूर्ण देश में प्रारंभ हो गया। जब आप देखिए आदिकाल में तो आपको पता ही है पूरा सामंती युग दिखाया गया, और फिर धीरे धीरे भक्ति काल में कैसे धार्मिकता आई। तो जब धर्म ज़्यादा फैल गया तो भक्ति का व्यापक आंदोलन ही पूरे देश में फैल गया। हिंदी भाषी प्रदेश में नई भाषा हिंदी के विविध रूपों के माध्यम से उसकी प्रचुर अभिव्यक्ति होने लगी। अब देखिए, पहले हिंदी में अपभ्रंश मिक्स थी, प्राकृत के शब्द मिक्स थे, धीरे धीरे सामंती प्रवेश आया, फिर धीरे धीरे सामंत से हम मुक्त हुए, फिर धीरे धीरे धार्मिक प्रवेश आया,
यहाँ पर आपको पता है कि जब जब सामंती युग आया, यानी जब राजाओं का युग आया, जैसे कि हम रीतिकाल में भी पढ़ते हैं, बहुत सारी रचनाएं राजाओं के आश्रयदाताओं को की प्रशंसा में लिखी गई उनको, है ना। और फिर धार्मिक युग में भी हमने देखा, तो इसमें देखते हैं भाषा का भी रूप बदला। जब रीतिकाल आया तो उसमें ब्रज ब्रज भाषा अवधि का मतलब कि ज़्यादा यूज़ होने लगा। फिर धार्मिक चीज़ें भक्ति काल में भी ब्रज भाषा आई। तो ये कह रहे हैं कि हिंदी में बहुत सारी भाषाओं का भी मेल होने लगा। यह निश्चय है कि एक नए युग का उदय हुआ, जिससे सांस्कृतिक चेतना और उसके फलस्वरूप साहित्य चेतना में एक नया मोड़ आया। ठीक है, उससे पहले लोग क्या कर रहे थे? आदिकाल में आपको पता है कि सब लोग भोग विलासिता में डूबे हुए थे। आदिकाल में सिर्फ राजा लोग सिर्फ अपना देख रहे थे, प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन ये कह रहे हैं फिर धीरे धीरे चेंज आया, कुछ नए युग का उदय हुआ, यानी कि थोड़ा भक्ति काल की ओर इशारा कर रहे हैं ये, कि अब थोड़ा युग में परिवर्तन आया, थोड़ा अब लोगों ने हटकर सोचने लगे। अब भक्ति युग का उदय हुआ, जिससे सांस्कृतिक चेतना भी बढ़ी और एक नया मोड़ आया। अतः यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से, यानी 14वीं शती के मध्य से साहित्य के इतिहास का दूसरा युग आरंभ होता है। यानी यहाँ कह रहे हैं कि 14वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य से साहित्यिक इतिहास का दूसरा युग आरंभ होता है। यानी 14वीं शती के मध्य से क्या कहना चाह रहे हैं? यानी 7वीं से 14वीं शती तक के मध्य तक तो आदिकाल चला। अब 14वीं शती से क्या शुरू हो रहा है? हमारा दूसरा युग। यहाँ दूसरा युग कौन सा आया है? भक्ति युग की बात करें या भक्ति काल की बात करें, ये ध्यान देना है, ठीक है। इस युग के विषय में दो मत हैं। पहला, एक के अनुसार एक मत कहता है कि संपूर्ण मध्यकाल 19वीं शती के मध्य तक चलता है। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये जो संपूर्ण जो भक्ति युग आया ना, जो दूसरा युग आया, कई लोग तो ऐसे बोलने लगे कि ये जो भक्ति काल है, ये संपूर्ण मध्यकाल जो है, भक्ति काल को ही मध्यकाल बोला गया है, कि ये जो संपूर्ण मध्यकाल आया है ये तो 19वीं शती के मध्य तक चलता रहा। और दूसरे क्या कह रहे हैं? दूसरे विद्वान क्या कहते हैं? दूसरे के अनुसार इसके दो खंड हैं। पहला कह रहा है कि पूरा का पूरा मध्यकाल जो है वो 19वीं शती के मध्य तक चलता रहा। लेकिन जो दूसरे वाले विद्वान हैं वो कहते हैं कि नहीं, एक 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, और दूसरा 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। यहाँ पर क्योंकि ऊपर वालों ने क्या कर दिया, पूरे मध्यकाल में सबको बांट एक मध्यकाल लिया, यानी भक्ति काल लिया, उसी के अंदर ही क्या इंक्लूड कर दिया, शामिल कर दिया, रीतिकाल को शामिल कर दिया। लेकिन एक जो दूसरा वर्ग है ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संपूर्ण मध्यकाल में ही आप भक्ति काल और रीतिकाल को शामिल कर रहे हो, नहीं। दूसरा वर्ग कह रहा है कि हमें ऐसे विभाजित करना है। 14वीं शती के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक तो हम क्या डाल देते हैं? भक्ति काल डाल देते हैं, और 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती तक डाल देते हैं, हम रीतिकाल डाल देते हैं। इनमें फिर दो मत आपके सामने रख दिए। इनमें से दूसरा मत ही अधिक मान्य है। दूसरा मत क्या हमारे सामने मान्य है? कि ये वाला कालखंड जो आप बांट रहे हो ना, ये बढ़िया है, कि मध्यकाल के अंतर्गत, पूरे मध्यकाल के अंतर्गत आप भक्ति काल भी डाल रहे हो, रीतिकाल भी डाल रहे हो, तो ये बात ठीक नहीं लग रही है हमें। दूसरी वाली बात हमें ठीक लग रही है, जो आपने एक 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक तो रखा है आपने भक्ति काल को, फिर आपने आगे 17वीं से 19वीं शती तक रखा है आपने रीतिकाल को, तो ये वाला हमें मत ठीक लग रहा है। आगे, यह ठीक है कि संत काव्य, प्रेम आख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, नीति काव्य, वीर काव्य की धाराएं पूरे मध्य युग में प्रवाहित रही। कहते हैं ये बात सही है, सही कह रहे हो आप कि संत काव्य, प्रेम आख्यान काव्य, ये सारी चीज़ें भक्ति काल में दिखाई गई हैं पूरे मध्य युग में। और रीति काव्य की रचना पूर्वार्ध में भी हो रही थी। अब कहते हैं रीति काव्य, अब ऐसा तो नहीं है कि रीति काव्य की रचना केवल वहाँ पहले दिखाया गया ना कि मध्यकाल में भी कहीं ना कहीं हो रही थी, लेकिन रीति काव्य की रचना तो बाद में भी हो रही थी। ऐसा थोड़ी ना कि वहीं तक हो रही थी। इसीलिए तो कई लोगों को क्या कहना पड़ा कि रीतिकाल को बाद में भी शामिल कीजिए, उसी में ही मत इंक्लूड करिए, क्योंकि रीति काव्य की रचना तो बाद में भी हो रही थी, इसीलिए उन्होंने अलग से रीतिकाल नामकरण दिया। परंतु मुगल वैभव का आरंभ
होते होते अर्थात 17वीं शती के मध्य तक आते आते प्रमुख प्रवृत्ति बदल चुकी थी। अब आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि क्यों तुम लोगों को मध्यकाल यानी भक्ति काल के अंतर्गत ही रीतिकाल को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति काल का विशेषताएं अलग थी। वहाँ पर अब रीतिकाल की विशेषताएं बिल्कुल अलग आ जाएंगी। यहाँ पर नगेंद्र जी आगे विस्तार से बता रहे हैं, कहते देखिए भक्ति काल और रीतिकाल को अलग अलग रखना क्यों जरूरी है। ठीक है, भक्ति काल में भी कुछ रीतिपरक रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन वो छुटपुट रूप में लिखी गई हैं, इसलिए आप उसके अंतर्गत ही नहीं रीतिकाल को डाल सकते हो। आपको रीतिकाल को अलग से एक नामकरण देना चाहिए, काल विभाजन करना चाहिए। कारण बता रहे हैं, देखिए कहते मुगल वैभव का आरंभ होते होते, उस समय मुगल आ गए थे, अर्थात 17वीं शती के मध्य तक आते आते मुख्य प्रवृत्ति क्या थी, बदल चुकी थी। भक्ति भावना का प्राधान्य समाप्त हो चुका था। ये कह रहे हैं कि आप लोग तो ऊपर कहा है ना एक विद्वानों ने, कुछ एक विद्वानों ने कि मध्यकाल में ही हम लोग क्या रखेंगे। मध्यकाल का समय उन्होंने 17वीं से क्या कहते 19वीं शती के मध्य तक माना है, मतलब संपूर्ण मध्यकाल को। तो यहाँ पर नगेंद्र जी कह रहे हैं कि 17वीं शती के मध्य तक आते आते, आप तो 19वीं की बात कर रहे हो, मैं तो यहीं से बता रहा हूँ, कहते आपको 17वीं शती के मध्य तक आते आते तो प्रमुख प्रवृत्ति पहले ही बदल चुकी थी। भक्ति भावना का प्राधान्य समाप्त हो चुका था 17वीं शती के मध्य तक, और इस मतलब कि भक्ति वाली भावना खत्म हो चुकी थी। स्थान किसने ले लिया था, भक्ति काल के बाद आगे क्या आएगा, अलंकरण तथा श्रृंगार विलास की प्रवृत्ति प्रमुख हो गई थी। अब आप देख रहे हो, अब जब अलंकरण और श्रृंगार विलास की प्रवृत्ति प्रमुख हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमें एक नया नामकरण देना पड़ेगा, रीतिकाल को लाना ही पड़ेगा। आप रीतिकाल को मध्यकाल यानी भक्ति काल में शामिल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अब प्रवृत्ति बदल गई है, भक्ति भावना का प्राधान्य समाप्त हो चुका है, अब अलंकरण की प्रवृत्ति ज्यादा आ गई है। लोग श्रृंगारिक विलास भरी रचनाएं लिख रहे हैं। रीतिकाल में हमने पढ़ा ही है अलंकारों का कितना यूज हुआ है। वहां पर लोग अपने राजाओं की प्रशंसा में कैसे लिख रहे थे, श्रृंगार विलासिता में डूबे हुए थे। इन जितना लोग बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे ये कवि लोग तभी तो अपने आश्रयदाताओं की कितनी प्रशंसा करते थे, झूठ झूठ की प्रशंसा में भी उन्होंने इतना, क्योंकि इन लोगों को फायदा था, कवियों लोगों को, कि हम इनके बारे में चाहे जितना मर्जी झूठ भी लिखें कैसा भी लिखें, हम लोग इनको वहाँ से क्या मिलती थी, अशर्फियाँ मिलती थी। इस लालच में इन्होंने अलंकरण करना, बहुत कविता को बढ़ा चढ़ाकर शुरू करना। अब देखिए कविता को बढ़ा चढ़ाकर लिखना, श्रृंगार विलासिता आ जाना, तो ये एक नई विशेषता आ गई। तो नगेंद्र जी कहते हैं कि इस नई विशेषता आ जाने के कारण एक नई रीति शुरू हो गई थी, एक काव्य को लिखने का एक नया ढंग शुरू हो गया था, कि काव्य को बढ़ा चढ़ाकर लिखने का एक नया ढंग शुरू हो गया था। तो उसके लिए एक नया काल विभाजन करना भी जरूरी था, रीतिकाल नामकरण देना इसलिए जरूरी था। इसीलिए आप लोग भक्ति काल में रीतिकाल को नहीं रख सकते, नगेंद्र जी कह रहे हैं। यहाँ तक कि भक्ति काव्य में भक्ति भावना के क्षीण पड़ जाने से विलास तथा अलंकार रीति का समावेश हो गया। अब देखिए भक्ति काव्य धीरे धीरे, अब कोई भी काल है वो धीरे धीरे खत्म होगा तो उसका अगला युग आएगा। धीरे धीरे भक्ति काव्य क्या होने लगा, क्षीण होने लगा, खत्म होने लगा। वो विलास क्षीण पड़ जाने से अब भक्ति भावना खत्म होने लगी, तो धीरे धीरे अब किसने रूप ले लिया, विलासिता ने रूप ले लिया, अलंकार रीति का समावेश होने लग गया। अब जब अलंकार रीति का समावेश होने लगा तो इससे काव्य की चेतना और काव्य के रूप दोनों में अंतर स्पष्ट आ ही गया था। अब आप बताइए, जब भक्ति भावना ही खत्म हो गई है, अब उसका स्थान अलंकार ये सब चीज़ों ने ले लिया है, विलासिता आने लगी है, तो एक युग का नामकरण भी करना जरूरी हो जाएगा, रीति का नाम देना शुरू हो जाएगा। काव्य की चेतना तथा काव्य के रूप में भी परिवर्तन होगा, काव्य की चेतना और काव्य के रूप में भी परिवर्तन होगा। दोनों स्पष्ट अंतर यहाँ आ गए थे, दोनों में, यानी भक्ति काल और रीतिकाल दोनों में स्पष्ट अंतर था। वहां भक्ति परक रचनाएं थी, यहाँ पर रीतिकाल में अलंकारिक रचनाएं ज्यादा लिखी गई। अतः नगेंद्र जी कहते हैं कि शुक्ल जी अथवा उनके पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने मध्य युग को 2 कालखंडों में बांट दिया है, यह ठीक बात है। मध्य युग को 2 कालों में बांटा है शुक्ल जी ने, और उनके बाद वाले इतिहासकारों ने, तुम लोगों ने ठीक किया है। यानी क्या काम ठीक किया है, क्योंकि पहले वाले विद्वान कह रहे थे कि मध्य युग में सब कुछ आ जाएगा, भक्ति काल भी आ जाएगा, रीति काल भी आ जाएगा। लेकिन नगेंद्र जी कहते हैं कि अभी तो मैंने तुम लोगों को बताया है कि मध्य युग में भक्ति काल की विशेषताएं अलग थी और रीति काल में कुछ अलग विशेषता आ रही थी, तो हम एक में ही उसको शामिल नहीं कर सकते हैं, रीति काल को मध्य युग में नहीं डाल सकते हैं।
इसीलिए यहाँ पर नगेंद्र जी कह रहे हैं, देखिए शुक्ल जी और उनके बाद वाले इतिहासकारों ने भी मध्य युग को इसीलिए दो कालखंडों में बांटा है, ये बिल्कुल ठीक काम किया है। यानी कि मध्यकाल को दो में, एक तो पूर्व मध्यकाल और एक प्रौढ़ माध्यमिक काल, ठीक है। इसलिए आगे देखिए, इसके बाद 19वीं शती के मध्य में भारत के भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटी। अब देखिए 19वीं शती के मध्य में क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। जब आपको पता है कि हम लोग पहले गुलाम बन के रह रहे थे, हम लोग 1857 की क्रांति ने हमें एक नई सोच दी कि अब हम जागरूक हुए 1857 की क्रांति में। अब आप देखिए, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्यों भारतेंदु युग को पुनर्जागरण कहा जाता है। यानी जग तो हम 1857 में ही गए थे, लेकिन पूरी तरह जगह हम, इसीलिए भारतेंदु जी कहते हैं जग तो तुम गए हो 1857 में, लेकिन अब तुम्हें दोबारा जागने की जरूरत है, पुनर्जागरण करने की जरूरत है। इसीलिए वहाँ भारतेंदु के साथ पुनर्जागरण लगता है। और जग तो गए हैं, अब फिर द्विवेदी युग में हम क्या लगाते हैं, सुधार काल लगाते हैं शब्द, ठीक है। तो फिर उसमें और सुधार हुआ। अब देखिए 1857 की क्रांति आई 19वीं शताब्दी के मध्य तक। अब जब 1857 की क्रांति आई तो हम लोग क्या हुए, अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया। हमने कहा कि हमें भी अपना वजूद चाहिए। क्या हक लड़ना शुरू किया, अब लोगों में राष्ट्रीय चेतना शुरू हुई। राजनीतिक जागरण का ही आंदोलन वास्तव में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ का पहला उद्देश्य था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब 1857 की क्रांति आई 19वीं शताब्दी के मध्य में, कहीं ना कहीं ये कौन सा काल था, एक तरह का राष्ट्रीय चेतना यहाँ पर जागरूक हुई थी और मध्य युग यहाँ पर समाप्त हुआ था। यानी अब लोगों में थोड़ा भक्ति की बहुत हो चुका, भक्ति परक रचनाएं, भक्ति युग की यहाँ समाप्ति बताई गई है और आधुनिक काल का क्या बताया गया, आरंभ बताया गया। तो मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का आरंभ कहाँ से माना जाता है, नगेंद्र के अनुसार 1857 की क्रांति से, कि 1857 की क्रांति 19वीं शताब्दी के मध्य में जब आई, तब यह मध्य युग की समाप्ति थी और कुछ नया आधुनिक युग का अभी शुरुआत था। भारतीय चेतना में व्याप्त मध्ययुगीन संस्कार सहसा विशुद्ध हो उठे। अब देखिए भारतीय चेतना में व्याप्त, जो भारतीय चेतना में जो मध्ययुगीय संस्कार थे ना, वो सहसा विशुद्ध हो उठे। भाग्यवाद पर आश्रित अकर्मण्यता की भावना जो हर प्रकार के परिवर्तन के प्रति सशंकित थी। अब देखिए मध्य युग में हम लोग क्या कहते थे, बस अब तो भगवान के भरोसे ही है सब कुछ, हम अपने भाग्य पर छोड़ दिया था कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये मुसलमान लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारे मंदिर ढा दिए हैं, बस अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इनसे लड़ने का, सिर्फ भगवान की शरण में जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और हमने भक्ति शुरू कर दी। ऐसा माना जाता है, शुक्ल जी मानते हैं ऐसा हुआ था कि मुसलमानों के आक्रमण के फलस्वरूप जब प्रतिक्रिया शुरू हुई तो उसी के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप भी भक्ति का आरंभ हुआ। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं, कहते कि जब ऐसा होना शुरू हुआ कि हम लोगों ने बस भाग्य को ही दोष देना शुरू कर दिया, भाग्य पर ही हमारा सारा कर्म निर्भर हो गया कि हमने अकर्मण्यता दिखानी शुरू कर दी। हमारे अंदर एक काम को करने का जोश होना चाहिए ना कि हाँ मैं ये काम करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी असफलता क्यों ना मिले। लेकिन उस समय तक क्या हो गया था, भक्ति काल के, ये 19वीं से पहले की बात बता रहे हैं कि उससे पहले लोग टूट चुके थे, हताश हो चुके थे। लोग बोल रहे थे कि सब कुछ भाग्य पर है, जो होना होगा भाग्य पर देखा जाएगा, हम नहीं कुछ करेंगे। फिर 1857 की क्रांति आई, उसने कहा कि नहीं, अब थोड़ा अपने हक के लिए लड़िए, कुछ भी भाग्य पर नहीं है, भाग्य हमारे हाथ में है, हम चाहें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लड़िए आप अपने हक के लिए। तभी तो कहा जाता है 1857 की क्रांति एक आधुनिक युग की एक तरह से शुरुआत मानी जाती है। इसमें नवीन परिस्थितियों के आघात से आंदोलित हो उठी और जनमानस में अपने राजनीतिक सामाजिक स्वत्व को प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न हो उठी। अब 19वीं शताब्दी में जब 1857 की क्रांति आई, अब लोग क्या हो गए, जागरूक हो गए, राजनीतिक सामाजिक स्वत्व की प्राप्ति। अब उन्होंने खुद
खुद का वजूद ढूंढने लगे कि हमें भी अब अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत हम गुलाम बन के रह गए। अब उनके अंदर एक स्वत्व की भावना पैदा होने लगी, आकांक्षा उत्पन्न हो गई। इसके बाद फिर धीरे धीरे ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई। खंडों में विभक्त भारत एक संगठित राज्य बनकर विदेशी साम्राज्य का प्रमुख अंग बन गया। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश राज्य आया और हम लोग विदेशी साम्राज्य का अंग बन गए। भारत एक संगठित राज्य बन गया। फिर हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो ये ब्रिटिश राज्य है वहाँ से हमने क्या सीखा, कहीं ना कहीं हमारी भारतीय शैली पर किसका प्रभाव पड़ा? पश्चिम ज्ञान विज्ञान का पड़ा। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति से भारतीय मानस का संपर्क और संघर्ष हुआ। अब धीरे धीरे जब ब्रिटिश राज्य आया तो हम लोग किससे इंट्रोड्यूस हुए? हम अंग्रेजों से इंट्रोड्यूस हुए। पहले तो मुसलमानों का दौर था, फिर बाद में अंग्रेजों का आया। धीरे धीरे फिर हम जब ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई तो हम वहाँ के ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से परिचित हुए और हमने भारतीय मानस का संपर्क और संघर्ष हुआ। किससे? पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से हमें जानने का मौका मिला, जिसके फलस्वरूप आधुनिक युग का जन्म हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप फिर आधुनिक युग का जन्म हुआ। अब आप लोगों को लगता है कि पश्चिमी सभ्यता से हमने अगर वहाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट है तो बहुत कुछ हमने वहाँ से पॉजिटिव भी सीखा। आपको पता है राजा राम मोहन राय के घर पर ही बहुत, मतलब कि उनके घर पर इतनी भ्रूण हत्या होती थी कि लड़की पैदा होते ही मार दी जाती थी। ऐसा पता नहीं कितनी लड़कियों को मारा गया। फिर राजा राम मोहन राय जी जब विदेश में गए, उन्होंने वहाँ पर देखा कि वाह, यहाँ पर तो कोई धर्म वगैरह नहीं आपस में बटा हुआ, यहाँ पर तो कोई भ्रूण हत्या नहीं हो रही, यहाँ पर तो कोई दहेज प्रथा नहीं है। तब उन्होंने वहाँ की चीज़ों को यहाँ लेकर आए हमारे भारत में कि हमें भी पश्चिम लोगों से कुछ सीखना चाहिए, उनके ज्ञान विज्ञान से हमें कुछ अच्छी बातों का ग्रहण। ऐसा नहीं है कि हम टोटली विज्ञान वहाँ के बातों को ग्रहण कर लें। वहाँ की जो अच्छी बातें हैं हमें उनको ज़रूर सीखना चाहिए। जैसे दहेज प्रथा वहाँ नहीं है, वहाँ पर भ्रूण हत्या नहीं हो रही है, वहाँ कोई धर्म विभाजित नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हमने पश्चिम के ज्ञान विज्ञान से ग्रहण की। अतः आधुनिक युग की पूर्व सीमा सन 1857 या 19वीं शताब्दी का मध्य ठीक ही है। इसलिए कहते हैं आधुनिक युग की पूर्व सीमा। ये पूर्व सीमा बता रहे हैं। अभी आधुनिक युग का मतलब शुरुआत हुआ है, तो हम आधुनिक युग को ये नहीं कह सकते कि आधुनिक काल से ही आधुनिकता की शुरुआत हुई है। आधुनिक काल से यानी भारतेंदु काल से ही आधुनिकता की शुरुआत नहीं हुई है। उससे पहले पूर्व रूप में 1857 की क्रांति के रूप में आधुनिकता की बातें शुरू हो गई थी। यह युग आज 1.5 शताब्दी पार कर चुका है। पूर्ववर्ती युगों की अपेक्षा इसमें परिवर्तन बड़ी तेजी से हुए हैं। कहते बहुत तेजी से परिवर्तन हुए, आधुनिकता का रूप भी बदलता गया। अतः इसके पूरे कलेवर को एक ही वृत्त में समेट लेना उचित नहीं होगा। अब आप एक पूरे मतलब कि आधुनिक काल को पूरे, इसीलिए इन्होंने बोला है ना कि पूर्व आधुनिक काल, फिर बाद वाला आया आधुनिक काल, है ना। तो इन्होंने इसीलिए बोला है कि बीच में उन्होंने शब्द यूज़ किया है ना कि उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल, यानी कि उससे पहले भी आधुनिकता आ चुकी थी। इसीलिए कहते हैं कि पूरी आधुनिकता को केवल एक आधुनिक काल में समेट देना, तो यह बात सही नहीं है, तर्क संगत नहीं है। आधुनिक युग का आरंभ होने पर अब आधुनिक युग आरंभ हुआ तो देश में कुछ राजनीतिक सामाजिक और जीवन और उसके प्रभाव स्वरूप साहित्य में पुनर्जागरण की चेतना उत्पन्न हुई। अब देखिए, जब आधुनिकता आएगी तो लोगों में राजनीतिक सामाजिक जीवन में भी, देश में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन होंगे और उनके प्रभाव स्वरूप साहित्य में क्या आएगा? पुनर्जागरण। अब साहित्य में क्या आएगी? थोड़ी पुनर्जागृति आएगी। अब कैसे, उदाहरण स्वरूप मैथिली शरण गुप्त जी आएंगे, ये कहेंगे कि हमें अपने भारत पर सोचना चाहिए, हमें अपनी राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को देखना चाहिए। वह प्राय शताब्दी के अंत यानी 19वीं ईस्वी तक चलती रही। और ये आधुनिकता की बातें कब तक चलती रही? 19वीं ईस्वी तक चलती रही। उस समय स्थिति में फिर बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। राष्ट्रता का स्वरूप स्पष्ट हुआ, देश को स्वराज्य ही चाहिए, यह भावना स्थिर हुई। अब धीरे धीरे आधुनिकता बढ़ी, लोग अपने राष्ट्र के बारे में सोचने लगे, देश के सुधार के बारे में सोचने लगे,
कि देश को स्वराज्य ही चाहिए। देश कहता है कि अब धीरे धीरे उनमें और जागरूकता आई। पहले हम ब्रिटिश लोगों के भी गुलाम बन गए थे। धीरे धीरे हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम लोगों को अपना कुछ अस्तित्व चाहिए, हमें अपना देश अलग चाहिए, हम ब्रिटिश लोगों के गुलाम बनकर नहीं रह सकते। अब देखिए, कहीं ना कहीं बीज रूप से आपके दिमाग में ये आधुनिकता कहाँ से आई? 1857 की क्रांति। तभी तो कहते हैं कि 1857 का विद्रोह ना हुआ होता तो हमारे अंदर आधुनिकता का बीज ना बोया गया होता। आज हमने मांग शुरू कर दी, 19वीं सदी तक ये बातें चलती रही कि हमें अपने देश को स्वराज्य ही चाहिए, हमें अपना राज्य चाहिए, हमारा खुद का अपना होना चाहिए। यह भावना स्थिर हुई, सामाजिक आर्थिक नैतिक सुधार होने शुरू हुए। यह आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का समय था। ये जो 19वीं ईस्वी तक चला है, ये खुद आत्मनिरीक्षण, हमने अपना भी बारे में कुछ सोचना शुरू किया, हमने खुद सुधार करने शुरू किए। जब देश में अपने घर को ठीक करने की भावना सर्वप्रमुख थी और उसका प्रतिफलन साहित्य में भी हो रहा था, अब लोगों ने कहा कि हमें अब अपने देश में सुधार करना है, यानी अपने घर को ठीक करना है। ये भावनाएं लोगों में आने लगी, और जब ये भावनाएं लोगों में आने लगी, एक राष्ट्रीय चेतना लोगों में जग गई, तो इसका साहित्य पर भी प्रभाव देखने पर मिला। उक्त स्थिति 20वीं सदी के दूसरे शतक के अंत यानी 1918 से 1919 तक चलती रही। कहते ये वाली स्थिति जो एक थी ना, राष्ट्रता की भावना कि हमें अब कुछ ना कुछ बढ़िया करना है, अपने देश के लिए सोचना, समाज के लिए सोचना, नैतिक स्थिति में सुधार लाना, ये सब चीज़ों की जागरूकता 20वीं सदी के दूसरे शती के अंत तक यानी 1918 से 1900 तक चलती रही ये वाली चीज़। तब राजनीतिक सामाजिक जीवन में गांधी तथा साहित्य में गांधी और रविंद्र दोनों के प्रभाव से एक मोड़ फिर आया। अब देखिए, जब 19वीं शती में हम जागरूक हुए तो गांधी जी भी इस दौर में आए, रविंद्रनाथ टैगोर भी इस दौर में आए। गांधी जी ने क्या साहित्य को भी कुछ नया दिया, समाज में भी क्रांति लाए और अंतर्मुखी आदर्शवाद की एक नवीन चेतना का उदय हुआ। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे क्या गांधी जी ने और क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने 1918 से 1900 के बीच में ऐसा क्या किया कि जिससे हमारे देश में एक क्रांतिकारी विचार आए। उदाहरण स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, आप सब लोगों को पता है। यानी गांधी जी ने क्या बोला कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को चलाया था, असहयोग आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने क्या कहा कि ब्रिटिश सामानों का हम लोग बहिष्कार करेंगे, सरकारी सेवाओं का हम बहिष्कार करेंगे। सत्याग्रह को लेकर आए वो। उन्होंने कहा कि अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने सत्याग्रह को लेकर आए, गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर जोर दिया। अब आप बताइए, जब ऐसे ऐसे नेता लोग आएंगे लोगों को जगाने के लिए, तो तब हम लोग और जागरूक होंगे और इससे लोगों को क्या हो पता लगेगा कि हाँ, वाकई ही अब हमें भी अपने अधिकारों को लड़ने के लिए अंदर से प्रेरित होना पड़ेगा। अब लोगों में ये जागरूकता आ गई कि बहुत बन चुके हम गुलाम, अब हमें अपने अधिकारों से लड़ने के लिए अंदर से प्रेरित होना पड़ेगा। तो प्रेरित किसने किया? आकर गांधी जी ने और रविंद्रनाथ जी ने इनको प्रेरित किया। फिर धीरे धीरे टैगोर जी आए। टैगोर जी ने तो आपको पता ही है, विश्व भारती एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। और ये जो विश्व भारती विश्वविद्यालय था, ये इंटरनेशनल लेवल का था, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक विश्वविद्यालय था। ये विश्वविद्यालय क्या करता था? जो भारतीय संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था। अब आप देखिए, भारतीय संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टैगोर जी आगे आए। गांधी जी ने लोगों को असहयोग आंदोलन चलाया, तब गांधी जी ने लोगों को जागरूक किया, ठीक है, कि अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, बंद करो ये बाहर की वस्तुओं को यूज़ करना, केवल अपने स्वदेशी वस्तुओं का ही अपनी स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग कीजिए, विदेशी वस्तुओं को क्या कर दीजिए? बहिष्कार कर दीजिए। तो ये जो नई नई चीज़ें हमारे दिमाग में जागरूकता कौन लेकर आया? गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये उसी दौर के 1918-1900 के बीच इन्होंने क्रांति लाई। तो अब हम किसकी ओर जुड़े? एक अंतर्मुख आदर्शवाद की और एक नवीन चेतना का उदय हुआ। यानी हमारे अंतर्मुख, यानी हम अंदर से कुछ नया करने के लिए हमारे अंदर से एक शक्ति उत्पन्न हुई। जब इन लोगों ने हमको प्रेरित किया, तब हमारे अंदर से एक अंतर्मुख आदर्शवाद हुआ। अंतर्मुख आदर्शवाद क्या होता है कि इसमें व्यक्ति अपने खुद के आंतरिक विचारों और भावनाओं
और आदर्शों पर जोर देता है। अब इंसान अपने बारे में भी सोचने लगा कि बहुत हो चुका, अब हमें अपने भी कुछ आदर्श मानने चाहिए, अब हमारी भी अंदर कुछ भावनाएं हैं हमारी, क्या हम सारा दिन ब्रिटिशों के ही गुलाम बनकर रहेंगे? नहीं, अब हमें भी अपने लिए कुछ सोचना है। अब हमें भी, यानी कि अंतर्मुख आदर्शवाद में इसके माध्यम से क्या होता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके माध्यम से हम अपने खुद के विचारों को, भावनाओं को महत्व देना शुरू कर देते हैं। तब ये चीज़ें आई। फिर धीरे धीरे यथार्थवादी सामाजिक चेतना भी आई। अब यथार्थवादी सामाजिक चेतना क्या होती है? यानी ऐसी चेतना जिसमें अब हम समाज की वास्तविकता को भी समझेंगे। हम लोग ये नहीं कि उठ जाओ, ब्रिटिश लोग कहने लगे कि उठ जा तो हम उठ जाते थे, मर जा और हम मर जाते थे, बैठ जा तो बैठ जाते थे। हम अब ऐसी बात नहीं करेंगे। यथार्थवादी सामाजिक चेतना आई इस युग में। अब लोगों को कहा गया कि हमने गुलाम नहीं बनना है, अब समाज की वास्तविकताओं को समझिए, समाज में क्या हो रहा है उसके अनुसार आप भी कार्य कीजिए। समाज में अगर तुम लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। यही तो क्या है, यथार्थवादी सामाजिक चेतना है आपके अंदर। समाज को लेकर जो यथार्थ चल रहा है उसके प्रति आप जागरूक हुए। आप अब क्या हुए, समाज की वास्तविकता को समझने लगे, उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता आपके अंदर आई। यह चेतना जो आई आपके अंदर, वो समाज के विभिन्न पहलुओं को लेकर आई, जैसे कि बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर आप लोग चले। उनके समाधान के लिए आप लोगों ने अब कार्य करना शुरू कर दिया। अभी तक आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, समाज में कुछ भी हो रहा था आप चुप करके बैठे हुए थे मूक। लेकिन अब आपके अंदर एक ऐसी शक्ति भर दी है गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, इस आधुनिक युग में ही, कि आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना शुरू करिए, उस पर कार्य करना शुरू करिए। जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से, बताइए, सामाजिक परिवर्तन लाने का कार्य किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाए। ऐसी अंबेडकर जी ने समाज में समस्याएं देखी, कहते कि दलितों को तो उनका हक ही नहीं मिल रहा है। तो अंबेडकर जी ने ऐसे दलित समाज की वास्तविकता को समझा और समाज में दलितों के सुधार के लिए कार्य करना शुरू किया। उससे पहले कोई लोग समाज का सुधार करने का कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी, अंबेडकर जैसे लोग आए तो लोग अपने हक के लिए क्या हुए, थोड़ा जागरूक हुए। यही तो आधुनिकता आई लोगों के। आधुनिकता का ये मतलब नहीं है कि आप कपड़ों से आधुनिकता आएगी। आधुनिकता ये है कि आपके विचारों से आधुनिकता आनी चाहिए, यानी आपकी सोच में आधुनिकता आनी चाहिए। आप समाज के लिए क्या योगदान दे रहे हो, उसके माध्यम से, यही तो आधुनिकता आई। आगे चलिए। तब से अब तक 6 दशक और बीत चुके हैं। इस अवधि में भी नया लेखक कई बार सन 53, 60, 80 आदि में युग परिवर्तन की घोषणा कर चुका है। अब देखिए, ऐसे तो बहुत सारे दशक आए, बहुत सारे चेंज आए। अब हम हर दशक को, हर काल विभाजन थोड़ी ना कर सकते हैं कि 53 को भी अलग सा नाम दे दे, 60 को भी अलग युग का नाम दे दे, काल विभाजन। ऐसे तो काल विभाजन में बहुत, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें समय समय पर हुई होंगी। अब समय समय पर बहुत सारी चीज़ें हुई। मान लो गांधी जी आए तो क्या आप गांधी काल नाम दे दोगे? फिर रविंद्रनाथ आए तो रविंद्र काल नाम दे दोगे? मतलब काल विभाजन भी आपको बिल्कुल, मतलब कि सटीक विशेषताओं को ध्यान में रखकर करना है। ऐसे नहीं करना कि छोटे छोटे चीज़ें परिवर्तन हुआ और आपने नामकरण कर दिया, नहीं। परंतु अत्यधिक सामीप्य के कारण इस विषय में अभी कुछ निर्णय देना कठिन होगा। कहते अभी नहीं इसका निर्णय दे सकते। अब देखते हैं, अगला है नामकरण की समस्याएं आई। इस संदर्भ में अंतिम प्रश्न है युगों के नामकरण का। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया। कैसे? वीरगाथा काल, यानी शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कह दिया आदिकाल को, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल कह दिया, यानी मध्यकाल को भक्ति काल कह दिया। अब उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं से कुछ संकेत अवश्य ग्रहण किए, परंतु काल विभाजन और नामकरण की अंतिम तर्कपुष्ट व्याख्या उनकी अपनी है। अब यहाँ पर नगेंद्र जी कह रहे हैं कि शुक्ल जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं से कुछ संकेत ज़रूर लिए हैं अपना इतिहास लिखते समय, यानी कि काल विभाजन करते समय मैंने उनसे संकेत ज़रूर लिए हैं, लेकिन काल विभाजन और नामकरण की अंतिम तर्कपुष्टि व्याख्या, कहते मैंने अपने ढंग से की है। मतलब हिंट लिया है उनसे, लेकिन जो मुझे सही लगा काल विभाजन मैंने उसके अनुसार किया है। इनमें से भक्ति काल और आधुनिक काल को तो यथावत स्वीकार कर लिया। अब आरोप तो शुक्ल जी पर भी लगे। अब देखिए, जब शुक्ल जी ने
वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में बांट दिया। अब लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। किस पर? इन्होंने कहा कि आपका भक्ति काल और आधुनिक काल नामकरण तो हमें सही लगता है, और अब आरोप किन दो कालों पर लगा शुक्ल जी के? वीरगाथा काल और रीति काल पर। अब देखते हैं क्या आरोप लगा। तो कह रहे हैं इनमें से भक्ति काल और आधुनिक काल को तो यथावत स्वीकार कर लिया गया, परंतु वीरगाथा काल और रीति काल के विषय में विवाद रहा। क्या विवाद रहा? वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध अनेक आपत्तियां की गई। जब शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नामकरण दे दिया तो लोगों ने आपत्तियां शुरू कर दी, जिनमें प्रमुख यह है कि जिन वीर गाथाओं के आधार पर शुक्ल जी ने यह नामकरण किया है उनमें से तो कुछ अप्राप्य हैं और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। लोगों ने क्या आरोप लगाना शुरू कर दिया? शुक्ल जी, आपने जो आदिकाल को वीरगाथा काल नामकरण दिया है ये सही नहीं है। तो शुक्ल जी बोले, क्यों भाई, क्यों सही नहीं है? तो उन्होंने बोला कि वीरगाथा काल इसलिए नामकरण नहीं सही है क्योंकि इसमें तो बहुत सारी रचनाएं तो मिलती नहीं है और बहुत सारी रचनाएं तो बाद की हैं। तो आप कैसे वहाँ आपने कह दिया कि इस काल का नाम वीरगाथा काल है, क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी रचनाएं हैं जो हमें उस समय मिली ही भी नहीं है। इनके अतिरिक्त जो साहित्य इस काल अवधि में लिखा गया उसमें सामंतीय तथा धार्मिक तत्वों का प्राधान्य होने पर भी कथ्य और माध्यमों के रूपों की ऐसी विविधता और अव्यवस्था है कि किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर उसका सही नामकरण नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ सीधी सीधी बात शुक्ल जी को बोली जा रही है। कुछ एक आलोचक बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ एक प्रवृत्ति को आधार बनाकर वहाँ का नामकरण वीरगाथा काल कर दिया। बस आपने ये देखा कि उस काल में ज़्यादा वीरपरक रचनाएं हो रही हैं और इस काल को एक प्रवृत्ति के आधार, एक विशेषता के आधार पर नामकरण दे दिया वीरगाथा काल। तो वहाँ पर आरोप लगा शुक्ल जी पर भी कि आप किसी एक प्रवृत्ति को आधार बनाकर नामकरण कर रहे हो, तो ये बात सही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए? फिर लोगों ने सुझाव दिया कि वीरगाथा काल के आपको क्या नामकरण देना चाहिए था? आदिकाल। ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसा निर्विशेष नाम जो भाषा और साहित्य की आरंभिक अवस्था मात्र का द्योतक करता है, आदि मतलब आरंभिक काल, विद्वानों को अधिक मान्य है। तो विद्वान लोगों को ज़्यादा कौन सा माना? इन्होंने कहा कि वीरगाथा तो एक पर्टिकुलर एक विशेष प्रवृत्ति को आधार बनाकर, हमने किसी एक विशेष प्रवृत्ति को आधार बनाकर नहीं चलना। उस काल में बहुत सारी विशेषताएं थी, उन सबको आधार बनाकर एक नामकरण करना है। तो वीरगाथा काल से ज़्यादा बढ़िया नाम आदिकाल हमें सही लगता है और मैं समझता हूँ कि इसका कोई विकल्प नहीं है। रीति काल के विषय में मतभेद की परिधि सीमित है। अब ये तो था वीरगाथा काल के बारे में उन पर टीका टिप्पणी हुई शुक्ल जी पर। अब शुक्ल जी ने जो रीति काल नामकरण दिया है, लोगों ने इस पर भी विवाद किया। रीति काल के विषय में मतभेद की परिधि सीमित है थोड़ी, वहाँ विवाद का विषय बस थोड़ा सा ही था, इतना ही है कि उस युग के साहित्य में रीति तत्व प्रमुख है या श्रृंगार तत्व। अब लोगों ने शुक्ल जी से पूछा कि आपने इसका रीतिकाल नामकरण क्यों किया? उस युग की विशेषता को ध्यान में मानकर कि उस युग में रीति तत्व ज़्यादा थे, एक रीति मतलब लिखने का ढंग, एक शैली आई अलग, इसलिए, या फिर श्रृंगार तत्व? परचूरे दोनों का ही है। अब देखिए, है तो दोनों ही चीज़ें, रीति काल में दोनों ही विशेषताएं हैं। रीति मतलब लिखने की ढंग, एक शैली, एक लक्षण ग्रंथ लिखे गए, है ना, ये भी विशेषता है, और साथ साथ में श्रृंगारिक ग्रंथ भी लिखे गए बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों ही विशेषताएं रीति काल की आ सकती हैं। परचूरे तो दोनों ही चीज़ों का उस काल में मिलता है। पर इन दोनों में भी अधिक महत्व किसका है? कहते हैं रीति तत्व भी ज़्यादा है, उसमें श्रृंगार पर रचनाएं भी ज़्यादा लिखी गई, लेकिन ज़्यादा इसमें किसका रोल है? हमारा विचार है कि जिस युग में रीति तत्व का समावेश केवल श्रृंगार में ही नहीं, भक्ति काव्य और वीर काव्य में भी हो गया था, अथवा यह कहें कि जीवन का स्वरूप ही बहुत कुछ रीतिबद्ध हो गया था, उसका नाम रीतिकाल ही अधिक समीचीन है। अब लोगों ने कहा कि हमारे विचार में जिस युग में रीति तत्व का समावेश केवल श्रृंगार में ही नहीं, कहते रीति तत्व का तो समावेश केवल श्रृंगार में नहीं, भक्ति काव्य और वीर काव्य में ही हो गया था, अथवा इसलिए इस काल जीवन का स्वरूप ही बहुत कुछ रीतिबद्ध हो गया था, तो इस काल का नामकरण रीतिकाल ही देना चाहिए। यानी एक लिखने की शैली केवल रीतिकाल में नहीं आई, ये रीति तो बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, तो इसलिए कहते इस काल को रीतिकाल ही कह दिया, ठीक है। इसके विकल्प श्रृंगार काल में अतिव्याप्त है, कहते श्रृंगार काल कहना
तो ये बात सही नहीं है। रीति कहा कि एक रीति चलती आ रही है। क्या रीति चलती आ रही है कि ऐसे ग्रंथ पहले भी चलते आ रहे थे, जरूरी नहीं रीति काल में चले हैं ऐसे ग्रंथ, श्रृंगारिक रचनाएं पहले भी हो चुकी थी। तो अब आप बताइए, बिहारी के दोहों पर श्रृंगारिकता का आरोप नहीं लगा है? क्या श्रृंगारिक रचनाएं विद्यापति ने नहीं लिखी? और ये लोग कह रहे हैं कि रीतिकाल में ही श्रृंगारिक रचना लिखी, इसीलिए उसको रीतिकाल, एक रीति चल पड़ी थी ऐसी, इसलिए रीतिकाल कह दिया। तो यहाँ पर विद्वान बोल रहे हैं कि आप ऐसा करके नामकरण मत कीजिए कि नई रीति सिर्फ यहीं चली है। रीति या श्रृंगार परक रचनाएं तो बहुत पहले से भी चलती आ रही हैं। हाँ, उसको ध्यान में रखकर आप ये कह सकते हो कि इस काल में ये रीति पुरानी परंपरा से ही चली आ रही है, इसलिए इस काल को रीतिकाल नामकरण दिया। तो ये कहना सही है, क्योंकि श्रृंगार का प्राधान्य तो बहुत पहले युगों में ही रहा है। वह काव्य का एक प्रकार से सार्वभौम तत्व है। कहते श्रृंगारिक तक तो आपको आदि काल में भी मिलेगी, भक्ति काल में भी मिलेगी, ये तो एक सार्वभौम तत्व है जो आपको हर काल में ही मिलेगा। अतः उसके आधार पर आप नामकरण कर रहे हो, श्रृंगारता को देखकर आप रीतिकाल का नाम कर रहे हो, तो ये बात गलत है। इस युग का श्रृंगार रीतिबद्ध था, अतः रीति ही यहाँ प्रमुख है। यानी इस युग में जो श्रृंगारिक शब्द आया ना, ये भी रीतिबद्ध था। यानी श्रृंगार परक रचनाएं केवल रीतिकाल में नहीं लिखी गई है, ये आदिकाल से ही शुरुआत हो चुकी थी इन रचनाओं का। धीरे 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 ये रीति चलती आ रही है, इसलिए आप इस काल को रीति कह सकते हो। केवल श्रृंगारिकता को आधार बनाकर आप इस काल को रीतिकाल नहीं कह सकते हो कि एक ये रीति ही चल पड़ी थी श्रृंगार काल को लेकर। इस माध्यम से आप रीतिकाल को रीतिकाल कह सकते हो, ये सही है। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने 3 चरणों में विभक्त किया है। उन्हें प्रथम, द्वितीय या तृतीय उत्थान कहा है। प्रथम उत्थान आपको पता ही है, भारतेंदु काल को कहा है। द्वितीय उत्थान उन्होंने द्विवेदी युग को कहा है, और तृतीय उत्थान इन्होंने छायावाद को कहा है। अब यहाँ पर कहते हैं प्रथम और द्वितीय उत्थान के विषय में उन्होंने संकेत भी कर दिया है, उन्होंने हिंट भी दे दिया है। शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान भारतेंदु काल को बोला है, और द्वितीय उत्थान उन्होंने द्विवेदी काल को बोला है। तीसरे उत्थान को कदाचित उसके प्रवाहमय रूप के कारण उन्होंने कोई सीमा में नहीं बांधा। अब देखिए, अब कोई नामकरण नहीं किया। तीसरे वाले जो छायावाद काल का नामकरण है, उसमें उन्होंने कोई नामकरण नहीं किया। क्यों नहीं नामकरण किया? पहला देखिए, पहला कालखंड जीवन और साहित्य में पुनर्जागरण का युग था। जो भारतेंदु युग है वो हमें पता है पुनर्जागरण का युग था। पुनर्जागरण का मतलब, आप लोग ये मत सोचिए कि भारतेंदु काल में ही आधुनिकता की शुरुआत हुई थी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। भारतेंदु युग से पहले भी जो 1857 की क्रांति आई थी, वहीं से आधुनिकता का बीज बो दिया गया था। लेकिन वहाँ फिर हम थोड़े से मतलब कि हमारी जो शक्ति थी थोड़ी सी, फिर हम डाउन हो गए, लेकिन फिर दोबारा जगाने का काम किया भारतेंदु जी ने। भारतेंदु जी कहते हैं कि तुम्हें दोबारा जागने की जरूरत है, यानी पुनर्जागरण। तो इसलिए भारतेंदु जी काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु के व्यक्तित्व और कृतित्व में, जिन्होंने अपने जीवन काल में इस युग का नेतृत्व किया, जिनका प्रभाव मरने के बाद भी बना रहा, इस काल का प्रभाव, यह चेतना सम्यक प्रतिफलित हो रही थी। इसीलिए इसका नामकरण उसके नाम पर भी करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अब जो भारतेंदु काल नामकरण दिया है, लोगों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि बिल्कुल ठीक नामकरण किया है। प्राय इसी पद्धति और युक्ति से द्वितीय काल उत्थान का नामकरण भी किया जा सकता था। कहते इसी पद्धति पर जैसे ऊपर किया गया था ना, वैसे ही भारतेंदु के जैसे किया ना, उसी आधार पर द्विवेदी काल भी नामकरण किया जा सकता था। उसे हम औचित्यपूर्वक जागरण सुधार काल कह सकते हैं। अब देखो, पुनर्जागरण जग तो गए, लेकिन सुधार अभी भी सुधार बाकी है, यानी इसलिए द्विवेदी काल को कहा गया जागरण सुधार काल। विकल्प इसलिए कहते द्विवेदी युग भी, बिल्कुल द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा गया। ये भी यानी जग तो गए हैं, लेकिन और सुधार हुआ किसमें? द्विवेदी युग में। तीसरे चरण की सर्वप्रमुख साहित्य प्रवृत्ति है छायावाद। कहते छायावाद का नामकरण छायावाद काल कहना ही उचित हो सकता है। उसका प्रवर्ती काल हमारे अत्यंत निकट है, और उसकी मूल चेतना इतनी जल्दी जल्दी बदल रही है कि किसी एक स्थिर आधार को लेकर इसका नामकरण नहीं किया जा सकता। अब देखिए, छायावाद काल को भी आप किसी एक आधार पर बनाकर नामकरण कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कारण देखिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो, छायावाद काल में ही, जब छायावाद काल आया था, उसके अंतर्गत ही आरंभ में ही प्रगतिवाद का दौर आ गया था। अब आप कहोगे कि मैम प्रगतिवाद क्या होता है? प्रगतिवाद का उद्देश्य क्या होता है? समाज की प्रगति और सुधार करना, यानी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर चलने वाला प्रगतिवाद था। उदाहरण के स्वरूप मुंशी जी आए, मुंशी प्रेमचंद जी आए, उन्होंने उपन्यास लिखे, समाज की वास्तविकता लोगों को दिखाई।
सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को लोगों के सामने दिखाया, ये प्रगतिवाद लेकर आया। समाज की प्रगति में सुधार आया। तो ये चीज़ें प्रगतिवाद। अब आप देखिए क्या ये छायावाद में ही आरंभ में ही आने चीज़ें शुरू हो गई थी। प्रगतिवाद का दौर था जो कुछ वर्षों में समाप्त हो गया। पहले आया प्रगतिवाद, फिर वो समाप्त हो गया। फिर उसके बाद आ गया प्रयोगवाद। प्रयोगवाद वालों ने क्या कहा कि अब हम कुछ नए नए प्रयोग करेंगे, कुछ नई चीज़ें लेके आएंगे जिसके माध्यम से हम अपने साहित्य को समृद्ध बनाएंगे। प्रगतिवाद तो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को आधार बनाकर लिख रहा था, लेकिन प्रयोगवाद ने अब क्या देना शुरू कर दिया। प्रयोगवाद कहता है कि समाज और राजनीति तो प्रगतिवाद वाले कर गए, अब हम कुछ व्यक्तिगत करेंगे, अब हम कुछ कलात्मक करेंगे। कलात्मक प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में तभी तो कहते हैं निराला जी भी आए। निराला जी ने अब क्या लिखना शुरू कर दिया, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति शुरू कर दी अपने। उन्होंने सरोज समृद्धि लिखकर क्या शुरू कर दी, अपनी व्यक्तिगत जो खुद के भाव हैं उनकी अभिव्यक्ति शुरू कर दी। तो ये नया प्रयोग किया या नहीं। उससे पहले लोग अपनी अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से नहीं करते थे, प्रतीकों बिंबों का सहारा नहीं लेते थे। प्रयोगवाद आया, कहता कुछ नया कीजिए, नए नए प्रयोग ढूंढिए, नया नया माध्यम ढूंढिए साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए। तभी तो प्रयोगवाद में कलात्मकता पर जोर दिया गया। कि प्रयोगवाद में क्या कहा गया कि छंदों का यूज कीजिए, जो पारंपरिक जो छंद पुराने ढर्रे पर चले आ रहे हैं उन चीज़ों को छोड़कर आप कुछ नए छंद लेके आइए, मुक्त होकर लिखिए, बंद कर प्रणाली में मत लिखिए, अब कुछ अपने व्यक्तिगत भावों को भी व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आरंभ में ऐसे प्रगति काल का दौर आया, फिर धीरे धीरे प्रयोगवाद आया, जो थोड़े समय तक ये भी चलकर बंद हो गया प्रयोगवाद। फिर 53 के आसपास एक नवलेखन आया, मतलब कि कुछ एक नई समीक्षा करनी शुरू हुई, कुछ नया लेखन। अब नवलेखन में क्या आया, धीरे धीरे लोगों ने पत्र पत्रिकाओं का शुरू किया निकालनी, नया नवलेखन शुरू हुआ। उसमें अत्यधिक लेखन का दावा है कि नवलेखन का युग 1960 के बाद खत्म हो गया, नई कविता का जोर आया। इसके बाद ही साहित्य चेतना यथार्थ बोध की प्रखरता के कारण अपनी पूर्ववर्ती साहित्य चेतना से भिन्न है। कहते जो साहित्य चेतना यथार्थ बोध के कारण अपनी पूर्ववर्ती जो पहले से चली आई साहित्य चेतना से अब बिल्कुल भिन्न है। अतः इस अस्थिर और त्वरित गति से बढ़ते हुए साहित्य प्रवाह को किस एक नाम से बांधा जाए या नहीं, यह प्रश्न है। अब आप बताइए कि छायावाद काल को छायावाद काल नाम देना ही उचित है। क्यों? क्योंकि छायावाद में अब आप उसको कहते हैं कि उसमें बहुत सारे और भी आंदोलन आए, प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद आया, नवलेखनवाद आया। तो अब ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे आंदोलन आए थे, तो उन आंदोलनों को भी हमें कहते ध्यान रखना है। कुछ आलोचक पूर्वार्ध को क्या बोल देंगे, छायावाद के पूर्वार्ध को क्या बोल देंगे, प्रगति प्रयोगवाद काल, और उत्तरार्ध को बोल देंगे नवलेखन काल कहना चाहते हैं, और इस पूरे कालखंड को छायावादोत्तर काल कहा जाएगा। समझ आया ये छायावाद नाम कैसे नामकरण बता रहे हैं आपको। कहते पूरे कालखंड को छायावादोत्तर काल क्यों कहा गया कि उससे पहले भी छाया पड़ी थी, प्रगति और प्रयोगवाद, फिर उत्तरार्ध में आया नवलेखन काल, और जब इस पूरे काल को हमने नामकरण दे दिया, प्रगति प्रयोग और नवलेखन को सबको मिक्स करके हमने क्या नाम दे दिया, एक छायावादोत्तर काल दे दिया। इनमें से पहले दोनों नाम कुछ अधिक निश्चित और भावात्मक, और तीसरा नाम उतना ही अनिश्चित और अभावात्मक लगता है। कहते पहले दो नामकरण बिल्कुल सही लगते हैं, प्रगति काल, प्रयोग काल या नवलेखन काल कहें तो ये ठीक है, लेकिन छायावादोत्तर काल है ये थोड़ा सा अनिश्चित और अभावात्मक लगता है। पहले दोनों नामों में तथा में प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित किया गया है। कहते देखो पहले दोनों नामों में यानी प्रगति प्रयोग में और नवलेखन में कुछ आपको विशेष प्रवृत्ति मिल रही है ना। क्या विशेष प्रवृत्ति मिल रही है कि प्रगति में समाज और राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर रखा गया, समाज को की वास्तविकता दिखाई गई लोगों को। और प्रयोग में क्या हुआ, नए नए प्रयोग हुए, कविता को करने की शैली बदली, ढंग बदला, लोग प्रतीकों बिंबों का यूज करने लगे, लोग अपने व्यक्तिगत भावों को प्रकृति के माध्यम से मतलब कि बताया जाने लगा। तो कहते कुछ नया आया ना, जब कुछ नया आता है, कुछ नई विशेषता बनकर आती है उस काल की, तो हम उसको काल विभाजन कर दें तो कोई बुराई नहीं है। जबकि दूसरा छायावाद के अवशिष्ट प्रभाव, विस्तार तथा विरोधी प्रतिक्रिया को अधिक महत्व देता है। जो दूसरा है दूसरा छायावाद, जो दूसरा आया नवलेखन, वो क्या करता है, छायावाद का ही
एक प्रभाव देख लो, एक विस्तार देख लो, उसके विरोध की प्रतिक्रिया को अधिक महत्व देता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति इसी युग की घटना है, पर यह साहित्यिक चेतना को कोई नया मोड़ नहीं दे सकी, इसीलिए नामकरण में उसकी कोई विशेष संगति नहीं है। कहते ये जो ऊपर आए प्रगति, प्रयोग, नवलेखन, ये इसलिए नहीं माने गए क्योंकि ये उक्त दोनों विकल्पों के बीच कोई नया मोड़ नहीं ला पाए साहित्य चेतना में, इसलिए नामकरण में इनका कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया। अतः निर्णय उक्त दोनों विकल्पों के बीच ही करना चाहिए। सन 38 से 39 से आरंभ होने वाले वर्तमान युग का उपविभाजन किया जाए या नहीं किया जाए। अब आगे ये प्रश्न है, यदि इस तर्क के आधार पर भी इतिहास को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करने से समग्र दर्शन में बाधा आती है, अथवा यह मानकर कि समसामयिक साहित्य का स्वरूप स्थिर होने में कुछ देर लगती है, आपको पता है समय के अनुसार साहित्य को स्थिर होने में देर लगती है, वर्तमान युग को एक ही नाम देना छायावादोत्तर काल नाम अभावात्मक होते हुए भी असंगत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। इसमें मतलब कि आप पूरे प्रगति, प्रयोग और सबको मिलाकर एक छायावादोत्तर काल दे दो, कहते हैं ये नाम है तो वैसे अब इसमें कोई भावात्मक नहीं था, ऊपर बोला था ना, लेकिन फिर भी कहते असंगत नहीं है। इस लक्ष्य को आधार मानकर हिंदी साहित्य का काल विभाजन का नामकरण सामान्यतः इस प्रकार किया जाता है। कहते कोई बुराई नहीं है कि अगर आप छायावादोत्तर काल नामकरण कर दोगे, विभाजन में दे दोगे, तो कोई बुराई नहीं है। अब देखिए नगेंद्र के अनुसार मुख्यतः जो ये लड़ाई थी नामकरण की कि कैसे कैसे कालों में विभाजित करना है, शुक्ल जी कह रहे थे ऐसे करना है, गणपति जी कहते हैं ऐसे करना है, बहुत सारे विवाद भी उठे कि रीतिकाल को मध्यकाल में ही शामिल कर लिया जाए या रीतिकाल को अलग से किया जाए। तो नगेंद्र जी कह रहे हैं कि आप लोग शांत होइए, अपनी लड़ाई को ख़त्म कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। कहते आदिकाल को आप 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक को आप नामकरण दीजिए आदिकाल, 14वीं से 17वीं शती के मध्य तक का नाम दीजिए भक्तिकाल, रीतिकाल को 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक मानिए, और आधुनिक काल को 19वीं शती के मध्य से अब तक मानिए। और अब तक में याद रखना है आपको, इनका आगे काल विभाजन करना है, यानी आप ऐसा ना कह दें कि आधुनिक काल में पूरा छायावाद आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर नगेंद्र जी कह रहे हैं कि 19वीं शती में पहले भारतेंदु युग आया था यानी पुनर्जागरण काल, फिर द्विवेदी काल आया यानी जागरण सुधार काल, फिर छायावाद काल आया, फिर छायावाद के बाद छायावादोत्तर काल आया। छायावादोत्तर काल में पहले देखिए छाया आई, फिर छायावादोत्तर काल में क्या आया, प्रगति, प्रयोगवाद आया, और फिर नवलेखन काल आया जो अब तक चलता है। तो इस प्रकार उन्होंने काल विभाजन किया है नगेंद्र जी ने। केवल छायावाद तक नहीं माना, उन्होंने छायावाद के भी आगे दो किए हैं कि छायावाद के बाद भी छिटपुट प्रभाव हमें देखने को मिला है, प्रगति के रूप में, प्रयोगवाद के रूप में, नवलेखनवाद के रूप में। तो ये छायावाद के वादोत्तरवाद का काल है, प्रगति और नवलेखन। तो ये नगेंद्र जी के अनुसार। धन्यवाद।